द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे आर्टिकल 99 के बारे में, जो यूएन चार्टर में मेंशन क्यों है ये न्यूज़ में, और इसका इजराइल और गाजा की जो करंट वॉर है उससे क्या रिलेशन है, क्या ये पहले कभी यूज़ किया गया है, क्या इसका यूज़ करके कन्फ्लिक्ट में कंट्रोल किया जा सकता है। सारे मुद्दों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने आर्टिकल 99 को यूज़ किया है और ये यूज़ करने से उनको एक राइट मिलती है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने एक मुद्दा उठा सके, और वो है कि बिकॉज जो प्रेजेंट कंडीशन है गाजा में बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, इस वजह से ज़रूरत है सीज फायर लाने की। एंड दैट इज़ अ बैकग्राउंड, यानी कि एंटोनियो गुटरेस ने एक ऐसा आर्टिकल रिवोक किया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 99, जो हिस्ट्री में बहुत लिमिटेड, बस 3 बार ही यूज़ किया गया है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, यूएनएससी के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनको लेटर लिखा है कि आई एम इन्वोकिंग दिस आर्टिकल। मतलब क्या है, कैसे होता है, यदि अपन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें तो इसके 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं एंड 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसे अपन P5 बोलते हैं। P5 कंट्रीज के पास वीटो होता है और 10 मेंबर्स जो होते हैं 2-2 साल के टर्म के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। अब यदि जो चेयरमैनशिप देखी जाए तो इन 15 मेंबर्स के बीच में चेयरमैनशिप रोटेट होते रहती है 1 मंथ की। 1 मंथ की हर एक मेंबर को चेयरमैनशिप मिलती है एंड उस कंट्री का यूएन का रिप्रेजेंटेटिव यूएनएससी की मीटिंग को चेयर करता है। दिस इज हाउ यूएनएससी वर्क्स। अब अभी क्योंकि जो यूएनएससी का चेयर है वो इक्वेडोर है, इस वजह से गुटरेस ने यूएनएससी के चेयरमैन जो इक्वेडोर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें ये आर्टिकल फॉरवर्ड किया है। अब क्या है कि इसमें उन्होंने कुछ सिचुएशंस बताई हैं कि इंटरनेशनल पीसेस को कोई भी यदि इवेंट हैम्पर करता है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 99। यानी कि सिंपल शब्दों में अपन समझें तो आर्टिकल 99 एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर है। एक पावर दिया गया है, किसे दिया गया है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को, जो प्रेजेंटली एंटोनियो गुटरेस जी हैं। इन्हें एक पावर दिया गया है कि ये एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ही कैन इंट्रोड्यूस अ रिजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में इस टॉपिक पर एक डिस्कशन मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब कि ये सारी की सारी पार्टीज को P5 कंट्रीज एंड 10 मेंबर कंट्रीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को बुला सकते हैं, एक टॉपिक में बैठा के बात करने पर मजबूर कर सकते हैं। इतना पावर है आर्टिकल 99 का। कौन से इवेंट्स में बात कर सकते हैं, ऐसे इवेंट्स जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, मेजरली पीस, इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन करते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यदि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जो सेक्रेटरी जनरल को लग रहा है इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन कर रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल उसे सब्सटैंशियली डिस्कस नहीं कर रही है, तो वो एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं। इतना ही मतलब है आर्टिकल 99 का। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, सेक्रेटरी जनरल के हाथ में है। यदि अपन देखें, यदि ये रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंट्रोड्यूस होता है और ये पास हो जाता है, पास होने के लिए क्या कंडीशन होगी, 15 में से 9 मेंबर लोगों को एटलीस्ट हाँ बोलना पड़ेगा। और जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बेसिक कंडीशन है कि कोई भी कंट्री जो P5 है वो इसे वीटो ना करे, तब जाके वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। 15 में से 9 मेंबर्स इसे अप्रूव करें और कोई भी P5 मेंबर्स वीटो ना करे। इस कंडीशन में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को स्पेशल पावर मिलते हैं कि वो इंटरनेशनल फोर्स जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं एग्रेसिव कंट्री के ऊपर। तो इस कंटेक्स्ट में इजराइल वर्सेस गाजा में इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। जरूरत पड़े तो ऑन ग्राउंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है, जिससे फर्दर कंफ्लिक्ट ना बढ़े, या तो गाजा को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री का यूज किया जा सकता है। अब
एक मेजर चीज जो इसमें मिलती है कि जो सेक्रेटरी जनरल है उन्हें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में बोलने का मौका मिलेगा, उन्हें यह समझाने का मौका मिलेगा क्यों ये इवेंट इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन कर रहा है और उन्होंने क्यों इस आर्टिकल को यूज किया है। दैट इज अ बैकग्राउंड। आमतौर पर यदि सेक्रेटरी जनरल को बोलना है सिक्योरिटी काउंसिल में तो उन्हें किसी भी मेंबर कंट्रीज या P5 या अदर 10 मेंबर्स का स्पेशल इनविटेशन होना चाहिए, तभी वो बोल सकते हैं। बस इस सिचुएशन में उनके पास खुद राइट है, वो पार्ट कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया। अब यूएन चार्टर जो है ये एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है जिससे यूएन बना है, और कोई भी कंट्रीज यदि इस डॉक्यूमेंट को साइन करती हैं यानी कि वो एक लीगल ट्रीटी बन जाती है उन मेंबर कंट्री के लिए। देयरफॉर इन द प्रैक्टिकल टर्म्स यदि यूएन कोई रेजोल्यूशन पास करता है तो वो मेंबर कंट्री के लिए लीगली बाइंडेबल हो जाता है, बिकॉज दैट कंट्री हैज साइंड द यूएन चार्टर। दिस इज द इंटरनेशनल लॉ। लेकिन यदि अपन देखें क्या रियल टाइम में ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स जो डिपेंड करता है वो पावर गेम पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट रन बाय मोरालिटी, इट इज नॉट रन बाय ओनली मनी, बट प्रैक्टिकल पावर सिचुएशन इन ग्राउंड को डोमिनेट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यूएस के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन आता भी है तो वो कभी पास ही नहीं हो जाएगा। यदि एक सिचुएशन, क्योंकि वो खुद P5 का मेंबर है, वीटो कर देगा, बट एक सिचुएशन आती है जब यूएस के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए या यूएस के अलाई के अगेंस्ट पास हो जाए तो भी वो उसे इंप्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि दैट इज हाउ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वर्क्स, वेयर पावर इज द वन विच ड्राइव्स द सीट। तो यदि अपन आर्टिकल 99 का रोल देखे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, तो अपन ने एक चीज तो देखा कि यूएनएससी के पास कुछ ज्यादा पावर्स आ गए ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। दैट इज अ बेसिक आइडिया। बट आप ये भी समझो इससे सेक्रेटरी जनरल के पास कोई पावर नहीं है। ये क्या पावर है? बस ही कुड इनिशिएट आर डिबेट और आर डिस्कशन, बट ये नहीं कर सकते कि वो किसी भी मुद्दे पर रिजोल्यूशन पास करे। जो पास करने का होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मोशन इंट्रोड्यूस होगा, उस रिजोल्यूशन को पास होना पड़ेगा, तभी जाकर कोई एक्शन लिया जा सकता है। इट डज नॉट गिव, आर्टिकल 99 डज नॉट गिव एनी पावर टू सेक्रेटरी जनरल कि ये यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ में कुछ खुद कर सके। ये केवल डिस्कशन बिगिन कर सकते हैं। यदि अपन पास्ट में देखें तो 3 बार इसे इन्वोक किया गया है। सबसे पहले 1960 में कॉन्गो के अगेंस्ट किया गया था। कॉन्गो में बेल्जियन कॉन्गो गवर्नमेंट ने बेल्जियन फोर्सेस थे उन्हें निकालने के लिए बोला था। बेल्जियन फोर्सेस कॉन्गो ने एक्यूज किया था कि वो सिविलियंस पर अटैक कर रही हैं, तब किया था। 1979 में ईरान की जो यूएस एम्बेसी थी ईरान में, उसमें कुछ हॉस्टेजेस, अमेरिका के 44 एम्बेसी स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया था। तो अमेरिका ने दावा किया था कि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो वियना कन्वेंशन के अंदर इंजॉय करते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये इन्वोक किया गया था। एंड फाइनली 1989 में लेबनान के सिविल वॉर के अगेंस्ट भी किया गया। एक बार 1971 में भी रेफरेंस लिया गया था जब देखा गया तो ईस्ट पाकिस्तान में ब्रूटैलिटीज हो रही थी। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज की देश का बांग्लादेश, उसके अगेंस्ट भी ये चीज बात की जा रही थी। बट एक्चुअली बिफोर एनी डिस्कशन कुड बिगिन 1971 का वॉर खत्म हो गया। तो ऐसा ऑन पेपर आप बोल नहीं सकते कि आर्टिकल 99 वॉज इन्वोक्ड फॉर बांग्लादेश। हालांकि एक रेफरेंस जरूर किया गया था उस समय के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। अब क्यों इन्वोक किया गया? क्योंकि जो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, उनका कहना है कि मोर देन 16,000 पैलेस्टीनियंस इन गाजा उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जिसमें हो रही है 40% चिल्ड्रन की डेथ हो रही है। इतनी ब्रूटैलिटी हो रही है कि हेल्थ केयर सिस्टम अपन ऑलरेडी न्यूज में डेली देख रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, बेसिक ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे, हेल्थ सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है, डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस हो रहे हैं, बम्बार्डिंग लगातार अभी भी हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच पा रहा है गाजा तक, विमेन का बहुत एक्सेसिवली रेप किया जा रहा है दोनों तरफ से। एंड फाइनली इनका कहना है कि यदि अभी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाए
तो गाजा और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में एक इरिवर्सिबल डैमेज इंड्यूस हो जाएगा, बहुत सारी रीजनल कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाएंगी। इस वजह से ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई आर्टिकल 99 हैज बीन इन्वोक्ड। अब इसी पर यूएई ने एक आर्टिकल, एक बेसिकली एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेके आए हैं, विच जब यूएनएससी में सेक्रेटरी जनरल जब बोलेंगे तब यूएई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग दिस रिजोल्यूशन इन द होप कि ये पास हो जाए और एक सीज फायर टेम्परली इंड्यूस हो जाए। अब सिचुएशन यदि ऑन ग्राउंड अपन देखें तो P5 में एटलीस्ट 2 कंट्रीज ऐसी हैं, यूएस जिसका एक ऑल टाइम अलाई है इजराइल, और सेकंड है यूके। ये दोनों कंट्रीज लगता नहीं है सिचुएशन देख के कि इस रिजोल्यूशन को पास होने देंगी। यूएस विल यूज इट्स वीटो पावर और इस रिजोल्यूशन को रोक देंगे, दैट इज द आइडिया। ऐसा पहले भी अक्टूबर में रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, बट यूएस ने वीटो कर दिया था। तो अभी की सिचुएशन में कोई मेजर चेंजेस आना एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि एक बात समझ में आ जाएगी कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स कैसा है, क्योंकि पर्टिकुलरली जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं जो इजराइल के साथ फ्रेंडशिप हो रही थी, जो उनकी टाइज इंप्रूव हो रही थी, वो इतने सीवियर ब्रूटैलिटीज के बाद वो टाइज फिर से दूर हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, और सारे के सारे माना जा रहा है अरब नेशंस और इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। मे बी इस डील में हो सकता है जो अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे, जो इजराइल यूएई के बीच में और बाद में अदर कंट्रीज के बीच में नॉर्मलाइज कर रहे थे, सऊदी के साथ भी टाइज नॉर्मलाइज हो रहे थे, इजराइल और अदर अरब कंट्रीज की, वो बैकसीट में चले जाए। ये एक मेजर इंप्लीकेशन आएगी और ये इनफैक्ट लॉन्ग रन तक इंपैक्ट करेगा जियोपॉलिटिक्स को इस रीजन के। दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन जो इस पूरे वॉर की वजह से आएगी। अब यदि देखा जाए क्या आर्टिकल 19 कन्फ्लिक्ट को एंड कर सकता है, तो डेफिनेटली यदि रिजोल्यूशन पास होता है तब यूएनएससी को कुछ पावर्स मिलेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि कुछ पावर के अंदर एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी के कंटेक्स्ट में, बिकॉज वीटो कुड बी यूज्ड। यदि अपन पहले की कंडीशन देखें तो पहले की कंडीशंस में जब इसे यूज किया गया है, जैसे बेल्जियम में 1960 में, फिर अपन ने देखा ईरान में यूज किया गया है, सब में मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। बेल्जियम के केस में ट्रूप विड्रॉवल हो गया था लेकिन फिर भी कन्फ्लिक्ट चलते रही। ईरान के केस में ऐसा हुआ था कि होस्टेजेस को मोर देन 400 डेज तक रखा गया, उसमें से 2 मार दिए गए थे। और फाइनली लेबनान में भी वॉर कंटिन्यू, सिविल वॉर कंटिन्यू रहा था। यानी कि कुछ हद तक चीजें सेटल होती हैं, बट ये रेजोल्यूशन पास होने से ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रह्मास्त्र है और सारी की सारी प्रॉब्लम निकल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन इस सिचुएशन में इजरायली का रिस्पॉन्स समझते हैं तो ऑब्वियसली ये रेजोल्यूशन उनके अगेंस्ट है, तो उन्होंने एक बार फिर से यूएन ऑर्गेनाइजेशन को और पर्टिकुलरली गुटरेस को एंटी इजराइल बायस कहा है। ऐसा पहले भी हुआ है और इस वजह से ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर नहीं है इजराइल। यूएस भी वॉकआउट कर गया था ह्यूमन राइट काउंसिल से इसी वजह से कि वो एंटी इजराइल बायस कैरी करता है। तो यही बायसनेस का आरोप फिर से लगाया है इजराइल ने। इनफैक्ट गुटरेस को कहा है कि आप रिजाइन कर दो क्योंकि आप गाजा में जो टेररिज्म हमास की है आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, इस वजह से योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिजाइन। दिस इज द सिचुएशन। एनी हाउ इस रेजोल्यूशन से एक बात साफ होती है कि आर्टिकल 99 का इन्वोक करना ये बता रहा है कि जो गाजा में ग्राउंड लेवल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है, और कोई भी एफर्ट्स लेके वेदर इट बी एट रीजनल लेवल दोनों कंट्रीज को बैठाना पड़ेगा, नेगोशिएशन पर किसी भी तरीके का टेम्पररी सीज फायर लाना पड़ेगा फॉर अ शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में मे बी इजराइल और पैलेस्टीन के इशू में 2 स्टेट सॉल्यूशन जो लगातार एडवोकेट किया जा रहा है विद जेरूसलम एज अ कॉमन कैपिटल, उसके तरफ, उस विजन को रियलाइज करने के तरफ कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। और जो सदियों से चली आ रही है कन्फ्लिक्ट और 1948 इजराइल बनने के बाद और प्रोमिनेंट हो गई है, उस कन्फ्लिक्ट को जरूरत है कि एक विराम मिले by prioritizing long term and short term strategy. That's all for this topic.
थैंक यू।